Good morning, students. 8th class. Welcome again to your science class, students. And we are going to start a new chapter today, which is 8th chapter of your science book, which is cell structure and function. तो हम लोग देखेंगे सेल मानी कोशिका, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, कार्य और उसकी संरचना देखेंगे हम लोग. तो लेट्स सी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग. देखिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की कुछ चीज़ें निर्जीव है और कुछ कैसी हैं, जीवित हैं. फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस. और आपने ये भी पढ़ लिया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन या कार्य करते रहते हैं या करते हैं. कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन. क्या आप ऐसे कार्यों की लिस्ट बना सकते हैं? देखिए, different sets of organs perform the various functions you have listed. आपने जो कार्यों की लिस्ट बनाई है तो अलग अलग कार्यों को अलग अलग अंगों के समूह करते हैं. इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में यू शैल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इस पार्ट में हम लोग जो है या आप लोग वो किसी ऑर्गन यानी किसी अंग की जो बेसिक यानी मूलभूत संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ द सेल, जो कि कोशिका है. यानी किसी भी अंग को, किसी भी ऑर्गन या बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने वाली जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है. सेल्स में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स. सेल्स जो है वो सेल्स की तुलना यानी कोशिकाओं की तुलना ईंटों से की जा सकती है. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक ए बिल्डिंग. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. जिस तरह से ईंटें मिलकर के और किसी बिल्डिंग का निर्माण करती है, वैसे ही कोशिकाएं मिलकर के किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर का निर्माण करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ द सेल. किसने खोजा कोशिका को? हु डिस्कवर्ड द सेल first of all. So Robert Hooke was the person who discovered the cell in 1665. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को देखा था, किसमें? कॉर्क की स्लाइस में या काट में. और व्हाट इज़ द कॉर्क? जो कॉर्क इज़ ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री. किसी पेड़ की छाल का एक हिस्सा होती है कॉर्क, एक पार्ट होती है. ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप. उन्होंने स्लाइस की एक पतली परत ली और इसको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा. ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस. और उन्होंने जो है वो छोटे छोटे बॉक्सेस देखे इस मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से या सूक्ष्मदर्शी की माइक्रोस्कोप की सहायता से. जब उन्होंने स्लाइस देखा कॉर्क का तो उसमें उन्होंने देखा किस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए. देखो, देख रहे हो आप, जैसे बी हाइव में बने होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में बने होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं. कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक. ये जो है डायग्राम है कॉर्क सेल का, जो ऑब्जर्व किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा. दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनी कॉम्ब. ठीक है, हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान ये बॉक्सेस थे. ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई ए वॉल और पार्टीशन. और उन्होंने ये भी देखा कि एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स से एक दीवार या पार्टीशन के द्वारा सेपरेट था या अलग था. हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. हुक ने प्रत्येक बॉक्स को कोशिका का नाम दिया. वॉट हुक्स ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स. देखिए, हुक ने जो कॉर्क के अंदर सेल्स देखी थी वो एक्चुअल में डेड सेल्स थी, मृत कोशिकाएं, मरी हुई कोशिकाएं थी. बिकॉज दीज सेल्स हैव नो न्यूक्लियस और नो जो है वो आपको कह सकते हैं कि कोई भी सेल ऑर्गन्स जो है उसमें नहीं था. एंड हैव नो न्यूक्लियस और केंद्रक भी नहीं था. कोशिका द्रव्य भी उसमें नहीं था, है ना. साइटोप्लाज्म भी, दे हैव नॉट साइटोप्लाज्म.
सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की संरचना इम्प्रूव्ड हुई है या नए माइक्रोस्कोप्स आए, उसी के बाद हमें जो है वो सेल्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक की खोज के बाद भी लगभग 150 वर्षों तक या 150 वर्षों तक हमें कोशिका के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। लेकिन आज उन्नत किस्म के माइक्रोस्कोप जो है विकसित हो चुके हैं, जिनके कारण हमें सेल और उसके कार्यों के बारे में बहुत अधिक जानकारी है। ठीक है, सो द सेल, व्हाट इज़ द सेल? देखिए, बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। देखिए, किसी दीवार के अंदर ईंटें या किसी बिल्डिंग के अंदर ईंटें और किसी ऑर्गेनिज्म में जो सेल हैं वो उन दोनों की मूलभूत या संरचनात्मक इकाई है। फिगर 8.2 ए और बी में वी विल सी द बिल्डिंग वॉल और ऑनियन रेटिकुलम स्ट्रक्चर। ठीक है, द बिल्डिंग थ्रू बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन शेप्स एंड साइज सिमिलरली। ठीक है, जो बिल्डिंग है वो एक जैसी ईंटों से मिलकर बनी होती है, लेकिन फिर भी उनकी आकार, आकृति और साइज़ अलग अलग होता है। इन द लिविंग वर्ल्ड, और जीवित जीवों में या जीवों में ऑर्गेनिज्म डिफ़र फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसी प्रकार जीवित जगत के अंदर जो जीव हैं, जो सजीव हैं, वो एक दूसरे से आकार आकृति में भिन्न हैं, लेकिन वो सभी कोशिकाओं से बने हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। सेल्स की जो स्ट्रक्चर है जीवों में, जो संरचना है कोशिकाओं की, वो ईंटों की संरचना से कहीं अधिक जटिल है। तो व्हाट इज पहेली? ए हैंस एग कैन बी सीन ईजीली। एक मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई देता है। इट इज़ ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल। तो क्या ये एक सेल है या सेल्स का ग्रुप है? ये देखिए, ब्रिक्स वॉल और ऑनियन पील। ऑनियन पील को देखो आप, कोशिका झिल्ली है ये प्याज की। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज़। जो जीव हैं उनके अंदर कोशिकाओं की संख्या, आकार आकृति भिन्न होते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? किस तरह से साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने लिविंग सेल के बारे में पता लगाया, जीवित कोशिका के बारे में पता लगाया? दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट स्टेंस यानी डाइज आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। देखिए, दे यूज़ माइक्रोस्कोप, साइंटिस्ट जो है उन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ किया है। किसके लिए? सेल्स की स्ट्रक्चर या जीवित सेल्स की स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। इसके साथ साथ में कुछ अभिरंजक मतलब रंग देने वाले पदार्थ, मीन्स डाइज जो है वो यूज़ की जाती है ताकि उसके पार्ट्स जो है वो कलरफुल हो जाए और वी कैन सी ईजीली दैम, हम उनको आसानी से देख सकें। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर लाखों जीव हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, है ना, पृथ्वी पर लाखों जीव हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, जिनके आकार आकृति अलग अलग है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप्स, साइज एंड नंबर्स ऑफ सेल्स, और उनके जो अंग हैं वो भी कोशिका की संख्या, आकार आकृति में अलग हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। आइए उनके बारे में या उनमें से कुछ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या। कैन यू guesses the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? क्या आप एक बड़े विशालकाय जीव हाथी में और एक लंबे पेड़ में जो है वो कोशिकाओं की संख्या का पता लगा सकते हैं? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ठीक है, इनकी संख्या जो है अरबों खरबों में हो सकती है। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस। मनुष्य के शरीर में भी खरबों कोशिकाएं पाई जाती है। ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज, जो कि आकार आकृति में एक दूसरे से अलग होती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। सेल्स के अलग अलग ग्रुप जो हैं वो अलग अलग कार्यों को करते हैं। ए बिलियन इज़ ए 1000 मिलियन। एक बिलियन में जो कितने होते हैं? 1000 मिलियन होते हैं, 100 लाख होते हैं करोड़ में। एंड ए ट्रिलियन इज़ ए 1000 बिलियन। ठीक है, और एक ट्रिलियन में कितने होते हैं? 1000
बिलियन, 1000 बिलियन होते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। देखिए ऐसे जीव जिनका शरीर जो है वो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है वो मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी अवे अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। छोटे जीवों में पाई जाने वाली कम संख्या जो कोशिकाओं की कम संख्या है वो जीव के कार्यों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स begins life as a single cell which is the fertilized egg। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों खरबों पाए जाने वाले कोशिकाओं के शरीर भी एक कोशिका से ही बनना प्रारंभ होते हैं जो कि एक निषेचित अंडा होता है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। और ये जो एग है निषेचित अंडा, इसमें बार बार जो है वो गुणन होते हैं या ये बार बार मल्टीपल होता है और इससे सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है और परिवर्धन से विकास होता है। फिर लुक एट फिगर 8.3a एंड बी। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। देखिए फिगर 8.3a में और 8.3b में जो है वो देखिए दोनों जीव जो दिखाए गए हैं वो सिंगल सेल्ड है यानी एकल कोशिकीय एक कोशिकीय है। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ऐसे जीव जिनके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है वो यूनिसेलुलर जीव कहलाते हैं। तो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनिसेलुलर कि जिन जीवों के शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है वो सिंगल सेल एनिमल या यूनिसेलुलर कहलाते हैं। ठीक है, यूनि मतलब वन और सेलुलर मानी सेल। तो हियर इज़ द डायग्राम ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम एंड यू विल ड्रॉ इन योर नोटबुक फ्रॉम हियर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल्ड organism performs all the necessary function the multicellular organism perform। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो भी वो सब कार्य करते हैं जो मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव करते हैं। ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड। एक सिंगल सेल एनिमल जो कि अमीबा है यानी एक कोशिकीय जीव जो कि अमीबा है वो भी भोजन को पकड़ता है, उसको खाता है और डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर श्वसन करता है, एक्सक्रिएट उत्सर्जन करता है, ग्रो वृद्धि करता है एंड रिप्रोड्यूस जनन भी करता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज़। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जो मल्टीसेलुलर जीव हैं उनके अंदर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह जो है वो अलग अलग कार्यों को करते हैं और वो विशिष्ट समूह आर कॉल्ड टिश्यूज़। उन समूह को उत्तक कहते हैं। टिश्यूज़ इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। और टिश्यू जो है वो मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो यू विल डू द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, डेफिनेशन ऑफ सेल, डेफिनेशन ऑफ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर organism and the diagram of paramecium and amoeba in your notebook as today's homework and your next topic of this chapter in your next video on tomorrow. Okay students.